आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेसिस का वो किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग एसिड्स और बेसिस किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं कि उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले जिस हम फैक्टर की बात करेंगे वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वहां अगर प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो सॉल्वेंट अपना एक इफेक्ट देते हैं और उसकी वजह से एसिड्स और बेसिस डिफरेंट स्ट्रेंथ शो करने लगते हैं। और इसमें सबसे पहले हम अगर देखें कि एसिड की स्ट्रेंथ किन सॉल्वेंट्स के थ्रू प्रभावित होती है या इफेक्ट होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड का स्ट्रेंथ। तो एसिड आपको पता ही है, एसिड वो होते हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो H प्लस आयन देते हैं, अगर ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट देखें तो वहां पे H प्लस आयन देते हैं और H प्लस आयन लेते हैं, तो एसिड्स और बेसिस का रेस्पेक्टिवली वो कहलाते हैं। और किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो बेस है उसका प्रोटॉन अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। अगर बेस वहां पर प्रेजेंट नहीं है जो अच्छे से प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो जो एसिड है वो अपनी स्ट्रेंथ उतनी शो नहीं कर सकता जितनी की उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें HCl का, आप सभी लोग जानते हो कि HCl जो है वो एक एसिड है, ठीक है। बट ये इसकी स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं, तो दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में इसको डिसॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो मान लो कि सबसे पहले हम यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड के साथ में और इसकी स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हैं। तो जो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी वो इस तरह से होगी कि इसका जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है और ये जो HCl जो डिवाइड होगा वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयंस में डिवाइड होगा। तो ये जो H प्लस है, जो प्रोटॉन ये HCl दे रहा है, वो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी टेंडेंसी होती है एसिटिक एसिड की कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर इसकी होगी और ये H3COOH2 एक आयन बना लेगा और Cl माइनस बना लेगा। तो आपको पता है कि ये अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है H3COOH जिसे आप एसिटिक एसिड बोलते हो, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। और यहां पर अगर हम देखें तो ये वापस H प्लस आयन अपना दे सकता है, तो देने वाले जो है वो एसिड होते हैं, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ये H प्लस आयन ले सकता है Cl माइनस, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम पर हम थोड़ी सी चर्चा अगर करें तो हम यह पाते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्लाइटली राइट डायरेक्शन में जाता है। स्लाइटली का मतलब है कम क्वांटिटी में, ठीक है। कम क्वांटिटी में जाने का मतलब है कि ये जो CH3COOH है ये कुछ क्वांटिटी में इन H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करके और CH3COOH2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरा अगर हम इसी HCl को देखें और एक हम यहां पर लेते हैं वाटर, एक दूसरा सॉल्वेंट है वाटर, इसमें अगर हम डिसॉल्व करें तो क्या होगा? हमें पता है कि ये H प्लस आयन देगा और यहां पर वाटर जो है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। तो यहां क्या करेगा ये H प्लस, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका ऑक्सीजन इस H प्लस आयन को जो इस HCl के थ्रू दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना लेता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा और साथ के साथ में ये जो Cl माइनस है वो यहाँ पर बन जाएगा। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है,
ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये H+ आयन दे सकता है इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये भी H+ आयन ले सकता है इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो ध्यान से तो आप पाओगे कि HCl H+ आयन और Cl- आयंस के अंदर डिसोशिएट हो रहा है, और जो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है, ये जो सॉल्वेंट है, चाहे हमने एसिटिक एसिड सॉल्वेंट लिया है या हमने वाटर जो है वो सॉल्वेंट लिया है, दोनों की टेंडेंसी ये है कि इस HCl के द्वारा जो हम H+ आयंस हमें मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्ट्रांगली राइट साइड के अंदर मूव करेगा या जाएगा, और राइट साइड के अंदर ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये ज्यादा बनेंगे, कि जितने H+ आयंस HCl देता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल उसको उतने ही ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, एक्सेप्ट करता जाएगा। इसीलिए यहां जो HCl है जब अपने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। जबकि अगर हमने यहां पर जो एसिटिक एसिड में इसको डिसॉल्व किया हुआ है या इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर इस CH3COOH की H+ आयन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कम है, और कम होने की वजह से ये ज्यादा H+ आयन दे भी देगा तो ये लेगा नहीं, और लेगा नहीं तो ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। इसलिए सॉल्वेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी एसिड को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो ये बात अगर आप लोगों को यहां समझ में आ गई तो एक दूसरा हम अगर एक सॉल्वेंट लें, जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक एसिड लिया जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। वैसे तो आप जानते हो कि CH3COOH की टेंडेंसी क्या होती है, वीक एसिड की होती है। अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वीक एसिड की तरह ये बिहेव करता है। लेकिन अगर आप इसको अमोनिया में डिसॉल्व कर दो, लिक्विड अमोनिया में, ये लिक्विड अमोनिया हमने ले लिया और इसके अंदर अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। अमोनिया ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, और आपको पता है कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो इजीली किसी को भी दिया जा सकता है। तो अगर ये H+ आयन दे रहा है तो ये H+ आयन इस लोन पेयर को लेकर के इजीली क्या बना देगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि N पर प्रेजेंट जो लोन पेयर है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, डोनेट करने की होती है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये है तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस को यहां से डिसोशिएट करने की कोशिश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये H+ आयन डिसोशिएट होंगे तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव न करके एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अमोनियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा आप लोगों को मिल जाएगी, और ये एसिटेट आयन भी ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट हमने यहां पर देखा कि सॉल्वेंट किस तरह से किसी भी कंपाउंड को अगर हम उसमें उसका सॉल्यूशन बनाएं तो उसकी जो नेचर है बेसिक और एसिडिक नेचर उसको चेंज कर देता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप समझ सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ थी उसी तरह से जो बेसिस की स्ट्रेंथ है, बेसिस की स्ट्रेंथ उसको भी सॉल्वेंट इफेक्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो मान लो कि यहां पर आपके पास में एक क्या कहेंगे, वाटर है ना। अब ये वाटर जो है अगर आप नॉर्मली इस वाटर को देखो तो ये क्या करता है, ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, और जो स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जितना ज्यादा अगर किसी भी सब्सटेंस को वो आयोनाइज कर दे, कोई भी सॉल्वेंट अगर किसी भी सब्सटेंस को ज्यादा आयोनाइज कर दे तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखो, एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको दे रहा हूं
इसे मान लो कि NaOH है और एक आपके पास में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हैं। और आपको ये पता है कि अगर NaOH को आपने पहले पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH4OH जो है वो एक वीक बेस है, वीक बेस। अब इसका दोनों का हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। पानी में अगर हम इसको दोनों को घोलें और इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा, ये इसी तरह से शो करेंगे जिस तरह से हमने यहां पर देखा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर आप इसको यहां पर बनाओ और देखो कि ये NaOH वाटर रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये तो आपको मालूम है कि ये H+ आयन और OH- आयन में डिवाइड होगा, और ये जो है वो Na+ और OH- आयन में डिवाइड होगा। तो देखो जितने ज्यादा ये ब्रेक करेगा उतने ही ज्यादा OH- को ये लेगा। तो यहाँ पर भी OH- प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH- प्रेजेंट है, तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वही रहेगी जो इसकी पहले थी, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब एसिडिक। और जैसा अगर ये स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से अगर हम NH4OH को ले लें तो NH4OH में भी अगर हम यहाँ पे वाटर लेते हैं तो सेम उसी तरीके से डिसोसिएशन होगी, और यहाँ पे भी NH4 इसके OH- से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इस NaOH की और एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन बनाऊं तो क्या होगा, तो एसिटिक एसिड में अगर मैं बनाता हूं तो आप यहां पर देखोगे कि NaOH जो है वो Na+ और OH- आयन में डिसोशिएट हो रहा है, और ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सॉरी माइनस आयन और H+ आयन में, ठीक है। अब यहां पर क्या देखोगे आप, यहां पर ये जो Na+ है ये क्या करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा इसके साथ, एसीटेट आयन के साथ में एक सॉल्ट फॉर्म कर देगा और क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। अगर आप इसी NH4OH को इसके साथ में एसिटिक एसिड के साथ में अगर सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या होता है, NH4OH और CH3COOH। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट जो है वो अमोनियम आयन और OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर ये अमोनियम एसीटेट फॉर्म करता है। और क्या बनता है, सेम वाटर बनता है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, वो ये है कि अगर हमने इस NaOH और NH4OH इनका अगर हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया है तो NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह और NH4OH वीक सॉरी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की तरह और NH4OH वीक बेस की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हमने इसका सॉल्यूशन किस में बनाया है, इस वीक एसिड में बनाया है, तो ये वीक एसिड क्या है, कम H+ आयन देगा यहां पर भी और यहां पर भी। तो कम H+ आयन अगर इसको मिलते हैं तो जो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कम क्वांटिटी में बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्वेंट लेने पर जो स्ट्रेंथ है NH4OH और NaOH की, दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों की स्ट्रेंथ हो जाएगी इक्वल। और वैसे तो इसको हम लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसको मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। तो यहां पर आप देखो कि सॉल्वेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब हमने सॉल्वेंट वाटर लिया तो ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे NaOH और NH4OH। जब हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट लिया तो NaOH और NH4OH डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगे। इसी तरह से एक और फैक्टर है जो इफेक्ट करता है
स्ट्रेंथ को, और उसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पोलैरिटी। कई बार आप पोलैरिटी भी देख लेते हो। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी को अगर पता हो तो, पोलैरिटी तो आपको पता ही है। पोलैरिटी होती है कि कोई भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस अगर होता है उनके कंबाइनिंग एटम्स में, तो एक तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं और एक तरफ पॉजिटिव जो चार्ज है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एक पोलर जो स्पीसी है वो डेवलप हो जाती है। और सोचो कि अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल में अगर लूं, यहाँ HCl है और अगर ये यहाँ पर HF है, इन दोनों में अगर हम देखें तो HCl और HF में देखोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये पुल करेगा वो ज्यादा करेगा, तो जो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन की कंपैरेटिवली, तो ये कम नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा। तो अगर ये ज्यादा डेवलप कर रहा है HF, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये ज्यादा पोलर होगा, और ज्यादा पोलर होगा तो आसानी से जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आसानी से कन्वर्ट हो गया तो उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पोलैरिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब बढ़ता है तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। एक और फैक्टर है जो आप पहले भी उसको पढ़ चुके हो, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका इफेक्ट। किसी भी कंपाउंड में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूएंट किस तरह का है, वो सब्स्टिट्यूएंट जिस भी तरह का होगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो वो जो एसिडिक और बेसिक है उसकी नेचर चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये किस तरह से इफेक्ट करेंगे? जैसे कि मान लो कि आपके पास में है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, और एक आपके पास में है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप देखो यहां पे ये जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर यहां और थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह की, और आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ यहां पर खींचेगा, ठीक है ना, और जब ये खींचेगा तो ये कहां से लेगा? अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी इसका कौन कौन है? पड़ोसी इसका ये, और पड़ोसी है इसका ये, ठीक है ना, ये दो पड़ोसी हैं, तो इन दो पड़ोसियों से लेगा तो ये यहां से लेगा इस तरह से, और यहां से लेगा तो ये H+ आयन निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये H+ आयन दे करके और क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका CH3, ये इस तरह से। ठीक, लेकिन अगर आपके पास में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ग्रुप भी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ दे देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो यहां से लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 H+ आयन पहले से ही इलेक्ट्रॉन यहां दे रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स, तो इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है H+ आयन के निकलने की वो कम होती है, इसीलिए एसिटिक एसिड वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम यहाँ क्लोरो एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमने एक क्लोरीन जो है उसको ऐड किया हुआ है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह, और इस तरह की सिचुएशन आपके पास में है। अब जब ये जो H+ आयन है ये अगर ये निकलता है तो इसके निकलने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पुल करता रहे जितना ज्यादा,
उतना ही ये इसकी निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो ये इधर भी पुल हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से तो आ रहे हैं लेकिन इधर जा रहे हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल जो है वो इस ऑक्सीजन एटम से ज्यादा इस तरफ हो जाएगा, तो आसानी से ये जो H प्लस आयन है ये रिमूव कर देगा। तो आप यहाँ देखो कि सब्स्टिट्यूएंट एक तरफ तो आपका क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां जहां ज्यादा होगा वहां वहां आपको क्या मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज मिलेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां वहां जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज मिलेगी, वो डाउनवर्ड्स जो है वो चली जाएगी। और जितने ज्यादा क्लोरीन एटम्स यहां पर जुड़े होंगे, मान लीजिए कि यहां पर एक क्लोरीन एटम है, हम यहां पर अगर दो क्लोरीन एटम्स जोड़ दें, जैसे ये है और ये है और ये हाइड्रोजन और ये आपका COOH, तो अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहां, तो क्या पाओगे कि दिस डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये दो क्लोरीन एटम्स इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ होंगे उतने ही इस H प्लस आयन के निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ऐसे अगर तीन अगर होंगे तो इस तरीके से आप यहां पर शो कर दोगे कि तीनों के तीनों जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जब अपनी तरफ ये तीनों के तीनों अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो H प्लस आयन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, और इजीली रिमूव हो जाएगा तो इसकी बेसिक जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी या हायर हो जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो एसिड है वो, ठीक है। इसी तरह से आप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में आप देखोगे जस्ट इसका उल्टा कर दो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहां पर ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास में एक एग्जांपल लूं, आप यहाँ पर पढ़ते हो कि बहुत अच्छा एक बेस है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके पास में जो लोन पेयर है उसको सबसे पहले आसानी से रिलीज कर देता है, ठीक है ना। तो अब मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या इसके एक H प्लस आयन को यहां से हटा दूं और आपको एक कोई कंपाउंड यहां पर एक जो एरोमेटिक रिंग है उसको जोड़ दूं, तो ये इस तरीके से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से अगर मैं इस C6H5 की जगह कोई एल्किल ग्रुप से इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता तो ये क्या बनाता, ये CH3NH2 बनाता। अब दोनों ही सिचुएशंस में हमने किया क्या है वो मैं आपको एक सेकेंड यहां पर इसको दोबारा लिख करके और बताता हूं। सर समझ में नहीं आया, यू रिलीजिंग का बताया आपने अभी अभी। तो मैंने बताया ही नहीं है, अभी तो थोड़ा सा आप वापस से इसको देखो। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने यहां पर क्या लगा दिया, C6H5। इस जगह क्या लगा दिया, इस जगह मैंने लगा दिया CH3, दिस CH3। इतना तो समझ में आया। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके, ये जो NH3 का एक हाइड्रोजन है इसको हटा करके और C6H5 लगा दूं, और या फिर मैं CH3 लगा दूं, ये दो सिचुएशंस लगा सकता हूं। यहां पर ये सिचुएशन जो है वो इसकी स्ट्रक्चर कहलाएगी एनिलीन, और ये जो है ये कहलाएगी मैथिलेमीन, मिथाइल एमीन, ठीक है। इसको फेनिलएमीन भी बोलते हैं, फेनिल एमीन। ये तो इतना तो समझ में आ रहा है, आगे चलूं। बोलो हाँ ना जल्दी। चलो आ गया आ गया समझ में।
चलो, मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स सुनाई नहीं दे रहा है, मैं आप आगे इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर इन तीनों को अगर हमें देखूं और आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि विच वन पोजेस मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सो मैं यहां पर कहता हूं कि ये जो CH3NH2 है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और उससे कम बेसिक होगा NH3, और सबसे कम बेसिक होगा C6H5NH2। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास इन तीनों ही सिचुएशंस में, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास होंगे वो उतने ही ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा डोनेट करने के लिए इसके पास में क्या होना चाहिए? एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। तो आप यहां देखो कि CH3 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से CH3 इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देगा। तो यहाँ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटीज हैं या इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में दिया नहीं जाता, सिर्फ इसके पास जो लोन पेयर है वही इसके पास में इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है। अगर हम यहां देखें तो C6H5 जो है वो एक तरह की अनसैचुरेटेड रिंग है, उसके पास में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इस तरह की सिचुएशन है। और जहां डबल बॉन्ड है वहां तो पहले ही इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। तो ये जो C6H5 जो रिंग इससे अटैच्ड है, ये रिंग है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी तो यहां नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर आप देखते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं इस C6H5 रिंग के थ्रू, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। यहां पर बराबर रहेगा क्योंकि यहाँ पर सभी तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो नाइट्रोजन पे जो भी लोन पेयर है वो उसका ही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे रहा है प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो बढ़ जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी स्पीसी को दिया जा सकता है। तो दैट इज वाई आप यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में ये बात आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा मुझसे। एक और इफेक्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है, और वो है कि जो स्टेरिक इफेक्ट है या सॉल्वेशन इफेक्ट है, स्टेरिक एंड सॉल्वेशन। अब देखो, स्टेरिक और सॉल्वेशन को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेरिक क्या होता है और सॉल्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जल्दी से समझा देता हूं। देखो, स्टेरिक वो होता है कि मान लो कि ये कार्बन है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसी तरह से ये कार्बन है और इसकी तीनों वैलेंसीज जो हैं उस पर केवल एक यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और यहां पर हाइड्रोजन। एक सिचुएशन ये है कि जहां पर ये तीनों के तीनों CH, ठीक है। ये मान लीजिए क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, ये से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन। अब इन चारों कंपाउंड्स में आप लोग एक चीज देखोगे कि अगर यहां पर किसी का अटैक किया जाए, जैसे मान लीजिए कि OH माइनस आयन यहां पर अटैक कर रहा है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर कार्बन पर हमने एक OH माइनस आयन का अटैक करवाया। अब आप यहां देखो, जो सबसे आसानी से अटैक होगा वो कहां पर होगा? वो यहां पर होगा। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि यहां पर प्रॉपर जो स्पेस है या जो जगह है वो इजीली अवेलेबल है इस हाइड्रोक्सिल आयन को इस कार्बन तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और क्या CH3 जोड़ते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या स्थिति होगी कि यहां पर जो स्थिति होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये कार्बन और इससे इस तरह से इस तरह से इस तरह से एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब बताओ, अब क्या ये इस तरीके से यहां से अटैक कर पाएगा?
नहीं कर पाए। तो इसको अटैक करने के लिए यहां ना जाकर के कहां से अटैक करना पड़ेगा, इसको यहां से अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर जो जगह है वो इसके पास में है। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस वाली सिचुएशन में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है, ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है, और ये आपका H है। और तो यहां पर अटैक करो, देखो यहां से अटैक अगर आप करते हो, यहां से अटैक करते हो तो जगह नहीं है, यहां से अटैक करते हो तो जगह नहीं, तो ये यहां से अटैक कर सकता है, तो यहां से अटैक नहीं कर सकता, यहां से अटैक नहीं कर सकता, यहां से अटैक कर सकता। ठीक है, ऐसे ही आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो यहां पर ये सभी CH3 से जुड़े हुए हैं, ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है, ये भी CH3 से जुड़ा हुआ है। अब जरा इसका अटैक करवाओ तो देखो यहां पे भी जगह नहीं है, यहां पे भी जगह नहीं है, यहां पे भी जगह नहीं है ना, और यहां से भी जगह नहीं, तो कहीं से भी इसका अटैक नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, जहां पर किसी ना किसी तरीके से जो एलिमेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट वहां पे प्रेजेंट हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड हैं कि वो एक बाधा जो है, एक जो हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया कि क्या है। इसको हम यहाँ पर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में अभी समझेंगे। एक दूसरी जो चीज है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप NaCl लेते हो और उसको पानी में घोलते हो तो एक्चुअली होता क्या है, आप तो सिंपली लिख दोगे कि Na+ बना लेगा एक्वस इसका, और ये डिसोशिएट होकर के अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये NaCl अपने आयंस में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, और ये जो AQ लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। लेकिन अब ये ऐसे नहीं रहता एक्चुअली में क्या होता है कि ये है सोडियम आयन। ठीक है, अब ये सोडियम आयन क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, आपको मालूम है कि बी शेप्ड होता है इस तरह से। इसके पास पॉजिटिव और इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव सिरा है ये इस वाटर के नेगेटिव सिरे को, जो ये O ऑक्सीजन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से H और H ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास में क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ऐसे करके ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, ऐसे ही ये 5 और यहाँ पे ये 6। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज है ये वाली है, ये जो मैंने लिखा है ना ये Na+ एक्वस, वो ये है एक्चुअली। ठीक है, यहां पर तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहां पर आपको पता चल रहा है कि एक सोडियम आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है या इसके द्वारा घिरा हुआ होता है। और जब ये इसके द्वारा घिरा हुआ होगा तो इस Na+ एक्वस को, ये जो Na+ एक्वस जो मैंने लिखा है, ये जो आयन है ये क्या है, ये सॉल्वेटेड कहलाता है। सॉल्वेटेड मतलब जो सॉल्वेंट है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। या कोई भी आयन अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है तो उसे हम सॉल्वेटेड आयन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को स्टेरिक और सॉल्वेटेड या सॉल्वेशन जो शब्द थे वो आप लोगों को अभी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि स्टेरिक जो वर्ड है वो क्यों यूज किया हुआ है और जो सॉल्वेशन है वो क्यों यूज किया हुआ है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं कि क्या होता है। हम यहां आते हैं और हम देखते हैं कि देखो बेटा, जो एल्काइल ग्रुप है, मान लो हमने एक एल्काइल ग्रुप, मान लीजिए कि ये CH3 है आपके पास, या फिर वो क्या हो सकता है, या फिर वो आपके पास में C2H5 हो सकता है, ऐसे करके और भी बहुत सारे एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, एल्काइल ग्रुप।
अब एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, ये प्लस आई इफेक्ट देते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है किसी भी एमीन की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ पर आपके पास में अमोनिया है और इस अमोनिया के जो H प्लस ये जो H आयंस हैं, इस H एटम्स को या हाइड्रोजन एटम्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, या तो मैं CH3 से रिप्लेस कर दूं या C2H5 से रिप्लेस कर दूं इन हाइड्रोजन्स की जगह। तो क्या होगा, जितने ज्यादा यहां पर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे इस हाइड्रोजन की जगह पे, उतना ही ज्यादा ये बेसिक हो जाना चाहिए, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास में ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो एल्किल ग्रुप है वो उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ये CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अगर दूसरी सिचुएशन में हम देखें तो यहाँ मैंने एक और CH3 जोड़ दिया, ये CH3 पहले से ही था, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये CH3 भी और ये CH3 भी, ये दोनों CH3 क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अकेला ये था, तो ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये वाली सिचुएशन लूं जहाँ पे तीनों CH3 ग्रुप्स नाइट्रोजन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन थे उसकी जगह पर आ गए, तो अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये तीनों CH3 क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देंगे प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से। तो आप देखो कि ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को देकर के नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो इसकी कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस ट्राइमिथाइल एमीन से, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 प्लस आई इफेक्ट करने वाले CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल अमीन जो है वो और भी कम, और यहां पर अगर हम NH3 की बात करें जहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी सिर्फ हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वही इसको मिल रहे हैं। तो इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये ऑर्डर नहीं आता। ये ऑर्डर जब आता है, इस ऑर्डर को अगर हम देखें, ये केवल और केवल कब आता है, जब कोई भी कंपाउंड गैसियस फेज में हो, गैस फेज में हो। अब गैस फेज में जब होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल जब दूर दूर होंगे तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सॉल्वेशन नहीं हो रहा वहां पे, ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पे, सॉल्वेशन। स्टेरिक इफेक्ट तो आ ही रहा है, दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप मिथाइल ग्रुप को ऐड करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज है कि सॉल्वेटेड, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी अकेली स्ट्रेंथ को वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी स्पीसी को, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, का सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, और सॉल्यूशन स्टेज में वो एसिडिक दिखा रहा है या बेसिक दिखा रहा है वो हम नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर गैसियस फेज में तो ये सही है, लेकिन जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर के आते हो, जब मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, तो ये ऑर्डर चेंज होकर के कुछ इस तरह के ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे ये जो सेकेंडरी एमीन है और ये प्राइमरी एमीन, जहां पर सिर्फ एक CH3 जुड़ा हुआ है, और ये टर्शरी एमीन जहां पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल रहा है कि जो हमको यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा था, ये टर्शरी एमीन, ये सबसे कम बेसिक नेचर दिखा रहा है, ठीक है ना, मतलब वीकेस्ट बेस। अब ये वीकेस्ट बेस क्यों है, वो वीकेस्ट बेस इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन, ठीक है, और 3 CH3 ग्रुप जुड़े होने की वजह से जो अटैक है वो किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोन पेयर लेने के लिए कोई ना कोई तो नजदीक आएगा,
और जब तक नजदीक नहीं आएगा तब तक इसके पास चाहे हजारों इलेक्ट्रॉन्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे एक इसका जब हम वाटर में इसको डिजोल्व करके देखें या इन तीनों की एक रिएक्शन करवा करके देखें कि जब ये उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं इन तीनों सब्सटेंसेस को, चाहे हम इस सब्सटेंस को डिजोल्व करें या इस सब्सटेंस को डिजोल्व करें या इस सब्सटेंस को डिजोल्व करें, तो यहाँ पर वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं हम कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पर वाटर तीनों पर आपको दिखाता हूं कि तीनों पर वाटर में डिजोल्व करने पर क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये दिख रहा है। और मैं अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो CH3 के हैं वो प्रेजेंट हैं। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखूंगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये दो CH3 ग्रुप्स को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो इसके पास में था प्रेजेंट, और ये लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को लेने के लिए कौन आएगा, वो लोन पेयर को लेने के लिए आएगा कौन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब हमने इसको घोला है, ये वाटर में इसको जब घोला है, तो वाटर की स्ट्रक्चर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि इस तरह की होती है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नाइट्रोजन पर, तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो उसको अट्रैक्ट करेगा जिसके पास में लोन पेयर नहीं है। तो इस H+ आयन जो है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह से करेगा, कहां पे करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह, या ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरह से, जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से जो दिखाया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन फॉर्म करके, बॉन्ड फॉर्म करके ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर होगा क्या, होगा ये कि यहां पर दो मॉलिक्यूल जो हैं, कितने दिखाए मैंने, ओके, वाटर मॉलिक्यूल में जब हमने इसको घोला है तो ये वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा एक चीज मैं छोड़ दी इसलिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो ये कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब हमने इसको वाटर मॉलिक्यूल में घोला तो वाटर जो है खुद इटसेल्फ H+ आयन और OH- आयन्स में टूटा हुआ है। तो ये जो H+ है ये किसने ले लिया, ये इस नाइट्रोजन ने ले लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर ये H+ जुड़ गया और यहाँ पर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैंने ये ब्लू ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इस CH3 को देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो CH3 है ये इस